Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing great. This is our next lecture, that is lecture number 41, and in this lecture we are going to start our chapter number 9, that is accounts from incomplete records. First of all, let's understand कि accounts from incomplete records का मतलब क्या है. ठीक है, तो we are going to start our chapter number 9, that is accounts from incomplete records. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके पास वर्ड आ रहा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. इसका मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब है व्हेन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड. जब आप दोनों एस्पेक्ट्स अपने ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड नहीं करते, देन वी कैन से योर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम मॉड्यूल से इसको स्टार्ट करेंगे. देखो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. फर्स्ट वन इज sole proprietor, second is partnership and third one is companies. अभी यहाँ पर आप समझो, जो जो कंपनीज होती है ना, इनके केस में क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है. ये आपको बिजनेस लॉ में आपने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा. कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कंपनीज के लिए मैंडेटरी करता है कि आपने प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं. आपने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, दैट शुड बी अंडर डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में कवर कर लिया है. तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, जिसमें आपने जर्नल बनानी है, लेजर बनानी है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, एंड उसके बेसिस पर आपने कुछ एडजस्टमेंट्स करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है. तो कंपनीज के केस में तो ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला. दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप. एंड उसमें भी अगर ये स्मॉल स्केल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, देन ही ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बनाते हैं. बिकॉज अगर कोई मिड साइज के ऊपर वर्क कर रहा है या फिर लार्ज स्केल के ऊपर वर्क कर रहा है, देन उस ऑनर को खुद से होता है कि मुझे अपने बिजनेस की प्रॉपरली फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए. बट स्मॉल स्केल जो ऑपरेटर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो मोस्टली इस चीज को अपनी अननेसेसरी कॉस्ट सोचते हैं. उनके लिए ये एक अननेसेसरी कॉस्ट है, टाइम है, एफर्ट्स हैं. ठीक है, एंड अगर वो किसी थर्ड पर्सन को हायर करेंगे एज अकाउंटेंट, तो उनके लिए भी वो भी एक तरह से कॉस्ट बन जाएगी कि उनको उस अकाउंटेंट को मंथली या एनुअली कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा. इसीलिए वो क्या करते हैं, वो उतनी ही इंफॉर्मेशन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जो उनके लिए रेलिवेंट होती है. मोस्ट ऑफ द केस में ना, यहाँ पर कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, बाकी ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर कर दिया जाता है. ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन मतलब कि कितना पैसा आपके पास आया, कितना पैसा आपने किसी को पे किया, किस पर्पस के लिए पे किया, किस पर्पस के लिए आपके पास पैसा आया है, एंड सेकेंडली किस बंदे से आपने कितना पैसा लेना है और कितना पैसा उसको अपने देना है. ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ना, इसी को वो रिकॉर्ड करते हैं. वो रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं करते, खर्चों को रिकॉर्ड नहीं करते. मींस सेपरेटली, जैसे हमने रेंट अकाउंट देखा है, सैलरी अकाउंट देखा है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट देखा है, ऐसे वो सेपरेटली सारे सारे एक्सपेंसेस के लिए कोई भी सेपरेट लेजर ओपन नहीं करते. वो सिंपली देखते हैं कि मैंने आज रेंट पे किया, इतना पे किया, वो अपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. वहां से वो किसी भी लेजर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग नहीं करते. तो दैट्स वाई उनके जो अकाउंट्स होते हैं ना, उनको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कंसीडर किया जाता है. अभी ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है ना, इसी को सेकंड हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम. अभी आप सोचोगे कि डबल एंट्री सिस्टम तो हमने सीख लिया, अभी सिंगल एंट्री सिस्टम भी हमें सीखना पड़ेगा. तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, नॉट अ साइंटिफिक सिस्टम. ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ना, जो कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, जो आपको लर्न करना पड़ेगा. जैसे आपने डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अकाउंट्स बनाने सीखे हैं, वैसे सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई स्टेप्स नहीं है जिसको फॉलो करते हुए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे. एट द एंड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बनने वाले हैं. इस चैप्टर में आपने क्या करना है, ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, जिसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, इसके बेसिस पर जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको आपने यूज करना है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द डबल एंट्री सिस्टम. इसी चीज को हमने इस चैप्टर में सीखना है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एजेंडा क्या है, तो आपने यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली जो आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है,
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, इसको आप लिख सकते हो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, उसके बेसिस पर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है अंडर डबल एंट्री सिस्टम। एंड डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग तो आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हुई है, उसमें आपको पता है कि क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट आता है, देन आपके पास सेकंड होता है पी एंड एल अकाउंट, एंड लास्टली आपके पास होता है बैलेंस शीट। वही चीजें बननी है जो आपने चैप्टर नंबर 7 में यूनिट नंबर 1 में सीखा था, वैसे ही सब कुछ बनने वाला है। जस्ट दैट का यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एज अ रेडीमेड अवेलेबल नहीं होगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके बेसिस पर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मॉड्यूल, वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि यहाँ पर स्मॉल और सोल प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनरशिप बिजनेसेस जो हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते, इसीलिए उनके अकाउंट्स को हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। एंड सेकेंडली दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और द बिजनेस इज स्मॉल एंड दे डू नॉट विश टू स्पेंड टाइम एंड एफर्ट इन मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्टली यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अदर रीजंस भी हैं, देयर आर सम अदर रीजंस फॉर द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, लाइक आपका एक्सीडेंट में आपके जो अकाउंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि आपके जो रिकॉर्ड्स है डेट आर इनकम्प्लीट, या फिर अदर कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके जो एसेंशियल फिगर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, देन हम क्या करते हैं उसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कंसीडर करते हैं। एंड जैसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं उन केसेस में भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। एंड नेक्स्टली यहाँ पर उन्होंने सिंगल एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंगल एंट्री सिस्टम कोई भी ऐसा साइंटिफिक सिस्टम नहीं होता जिसमें हमने एक्चुअल में सीखना होता है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक सिंगल सिस्टम ही है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम हम तब बोलते हैं जब आपके रिकॉर्ड्स एज पर डबल एंट्री सिस्टम नहीं होते। डन। एंड यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स हैं, इसको आप रीड आउट कर लेना, अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज सेकंड पार्ट, that is the types of single entry system. There are three types of single entry system based on the information available. First one is pure single entry, जिसमें क्या किया जाता है ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, यहाँ पर कोई भी कैश एंड बैंक बैलेंसेस नहीं होते, सेल परचेज का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से इसको सिर्फ हम बोलते हैं कि दैट मेथड इज अवेलेबल ओनली ऑन द पेपर, नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका कितना पैसा आया कितना पैसा गया है, तो इसके बेसिस पर अकाउंट्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इसकी कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। सेकेंडली आपके पास आता है सिंपल सिंगल एंट्री, जिसमें क्या किया जाता है पर्सनल अकाउंट्स भी होते हैं एंड कैश बुक भी मेंटेन की जाती है, बट कैश बुक के बेसिस पर कोई भी लेजर अकाउंट नहीं बनाया जाता, तो हम कैश बुक के बेसिस पर अपने लेजर अकाउंट्स भी बना सकते हैं एंड लेजर के बेसिस पर हमारा ट्रायल बैलेंस बन सकता है एंड उसके बेसिस पर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। एंड लास्टली आपके पास आता है थर्ड वन इज क्वाजी सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें क्या होता है आपके पास पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, कैश बुक होती है एंड कुछ आपने सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन की होती है जो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मैंडेटरी है या फिर जरूरी है, ठीक है, लाइक सेल्स बुक, परचेज बुक, बिल्स बुक, ऐसे आपने कुछ बुक्स भी मेंटेन की होती है along with the personal account and the cash book. That's why here preparing a financial statement become more easy, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास तीन तरह की सिंगल एंट्री सिस्टम्स होते हैं, फर्स्ट वन इज प्योर सिंगल एंट्री, सेकंड इज सिंपल, थर्ड वन इज क्वाजी। डन। यहां तक ना आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया, आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना अच्छे से, अगर आपको कोई भी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट होगा तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, बट इसके आगे वाले जो सेक्शंस हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, बिकॉज आपको जो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक में से ही आने वाला है। डन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1, दैट इज अ प्रैक्टिकल टॉपिक नंबर 1 बट थ्योरेटिकल टॉपिक 3, दैट इज असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय द कैपिटल कंपैरिजन, जिसको हम नेटवर्थ मेथड ही बोलते हैं एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी बोला जाता है। अभी यहाँ पर ना पहले आप इसको समझो, उसके बाद हम इसको मॉड्यूल से रीड आउट करते हैं। हमारे पास टॉपिक आया दैट इज स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, इसको हम सेकंड वर्ड्स में नेटवर्थ मेथड ही बोलते हैं, नेटवर्थ मेथड। एंड थर्डली जहां पर ना दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल कंपैरिजन मेथड।
तो आपके पास एग्जाम में किसी भी नेम से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने ध्यान रखना है दिस इज योर न्यूमेरिकल टॉपिक नंबर 1, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, नेटवर्थ मेथड एंड द कैपिटल कंपैरिजन मेथड। अभी यहाँ पर समझो कि इस मेथड में होता क्या है। देखो, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है ड्यूरिंग द ईयर, उसने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स की हैं, तो आपको अगर किसी और चीज में इंटरेस्ट हो नहीं भी होगा, देन भी हर एक बिजनेसमैन को ये चीज तो जाननी होती है कि उसका बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या लॉस जनरेट कर रहा है। ठीक है, मीन्स उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस इनकर कर रहा है। इस चीज को जानने के लिए दिस इज द मेथड जो यूज किया जाता है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अभी अगर आपको चैप्टर नंबर 7 थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो आपने वहां पर क्या किया था, बैलेंस शीट बनाई थी। बैलेंस शीट में आपने क्या किया था, कैपिटल लिखा, ओपनिंग बैलेंस, उसमें आपने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर जितना भी आपने नेट प्रॉफिट अर्न किया था उसको आपने यहाँ पर लिखा, एंड जो आपके पास बैलेंस आया था उसको आपने यहाँ पर डाल दिया था, दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल। अभी इसी चीज को हम ना इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। अगर आपके पास ये वाली फिगर अवेलेबल हो, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपके पास एज अ क्लोजिंग कैपिटल लिखा हुआ है, वो बैलेंस आपके पास अवेलेबल है, एंड आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी अवेलेबल है, देन क्या आप दोनों को कंपेयर करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो यही चीज इस मेथड में है। आपने यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपने ना प्रॉफिट निकालना है, बट प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास कोई भी इनकम एंड एक्सपेंसेस अवेलेबल नहीं है। अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस अवेलेबल ही होते तो हमें ये चीज करने की जरूरत ही ना पड़ती। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल से कंपेयर करते हैं। जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है दैट मे बी ड्यू टू द प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 1 इज दिस कि आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 टाइम की कैपिटल अवेलेबल है, एंड उसको आप कंपेयर करते हो तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। बट अभी आपके पास अगर कंप्लीट रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास कैसे ये चीज पॉसिबल है कि आपको ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल का भी बैलेंस पता होगा। आपको हो सकता है कि आपके पास कितना कैश है वो पता हो, आपने किस पर्सन को कितना पैसा देना है वो पता हो, किस पर्सन से कितना पैसा लेना है वो पता हो। तो ऐसे आपके पास ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंस होना पॉसिबल है, बट आपको एग्जैक्टली कैसे पता हो सकता है कि आपका कितना कैपिटल क्लोजिंग में या कितना कैपिटल ओपनिंग में। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये कोई भी ना ऐसी चीज नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगेगी, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली सेम एज बैलेंस शीट। जैसे आप एक नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, उस टाइम पे आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, वैसे ही यहाँ पर आपके पास इस उसको सिर्फ रीनेम किया गया है एज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आपने करना क्या है, सेम वही चीज, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर आप सारी की सारी लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करोगे, एंड जो आपकी राइट हैंड साइड है वहां पर आपके साथ पास सारी की सारी एसेट्स आ जाएंगी। अभी जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पर बिल्डिंग का है, बिल्डिंग की आपको कॉस्ट पता होगी कि आपने कितने में बिल्डिंग परचेज की है। अगर आपके पास फर्नीचर पड़ा है तो फर्नीचर की आपको कॉस्ट पता होगी कि आपने कितने में उसको परचेज किया है। ठीक है, उसके बिना अगर आपने किसी पर्सन को कोई पैसा देना है तो आपके पास डेटर्स का बैलेंस होगा, आपके पास कितने का स्टॉक पड़ा है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, एंड आपका कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, ऐसे आपके पास एसेट्स की इंफॉर्मेशन होगी। सिमिलरली सेकेंडली यहाँ पर आपने किस पर्सन को कितना पैसा देना है वो भी आपको पता होगा, आपके पास अगर कोई लोन है उसकी अमाउंट आपको पता होगी। तो आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ठीक है, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक, एंड यहाँ से आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे कि आपके पास टोटल कितने की एसेट्स हैं, एंड जहां पर आपके पास होंगे कि आपने आउटसाइडर्स को कितना पैसा देना है। तो अगर आप टोटल एसेट में से आउटसाइडर लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, दैट इज योर बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ऐसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करके जो कैपिटल बैलेंसेस हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग के कैलकुलेट किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज दिस वाज योर पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा कि आपने क्या करना है, कैपिटल्स को कंपेयर करके अपना प्रॉफिट निकालना है, बट आपके पास कैपिटल के जो बैलेंसेस होते हैं वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते इन दिस केस, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं टू फाइंड आउट द कैपिटल। अगर आपने ओपनिंग कैपिटल देखनी है तो आप क्या करोगे, जहां पर जितनी भी आपके पास एसेट्स के बैलेंसेस हैं या फिर आपने जो भी लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है वो आप उसके क्या करोगे, उस दिन के बैलेंसेस देखोगे जिस दिन की आपने कैपिटल फाइंड आउट करनी है। लाइक यहाँ पर अगर आपने 1 अप्रैल का बैलेंसेस देखनी है तो आप क्या करोगे, सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज
लाइबिलिटीज को 1 अप्रैल के ऊपर रिकॉर्ड करोगे। एंड अगर आपने 31 मार्च के बैलेंसेस देखने हैं, दैट इज ऑन द क्लोजिंग डेट आपने अपने बैलेंसेस देखने हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोजिंग डेट के ऊपर रिकॉर्ड करोगे। तो जो भी आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, दैट बैलेंसिंग फिगर विल इंडिकेट कि आपका वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। डन। अभी यहां पर ना एक और चीज है, दैट इज पॉइंट नंबर 3, एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल। दिस इज पॉइंट नंबर 3। बस ये 3 चीजें अगर आपको आ गई, आपका जो मेथड है बहुत ही आपको इजी लगने वाला है। अभी यहाँ पर क्या करना है, अभी हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। देखो, आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली, ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, एंड उसके बेसिस पर आप क्या करोगे, अपना प्रॉफिट निकाल लोगे। बट यहाँ पर ना आपको ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे हमने, अगर आपको बैलेंस शीट में याद होगा, हमने काफी क्वेश्चंस बैलेंस शीट के सॉल्व किए हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं। ओपनिंग कैपिटल में क्या किया जाता है, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, तो आपकी जो एडिशनल कैपिटल है उसको आप क्या करोगे, एडिशनल कैपिटल को जो आपने इंट्रोड्यूस की है उस कैपिटल को आप ऐड करते हो। अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो उस नेट प्रॉफिट को आप ऐड करते हो, तो आपके पास टोटल कैपिटल आ जाती है, जिसमें से आप क्या करते हो, ड्राइंग्स को माइनस करते हो। एंड अगर आपने लॉस इनकर किया तो आप नेट लॉस को भी यहाँ पर माइनस करते हो। आपको या तो प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस हुआ होगा। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको ऐड कर देते हो, अगर आपको लॉस होता है तो उसको आप क्या करते हो, लेस कर देते हो। तो आपके पास एट द एंड क्या आ जाता है, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। अभी आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, इसको आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को प्रिपेयर करके कैलकुलेट कर लिया। आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी अवेलेबल है, आपने दोनों को कंपेयर किया। बट जो आपका डिफरेंस आ रहा है ना, उसमें ये 3 चीजें हो सकती हैं कि आपकी एडजस्ट हुई हो। आपके पास 3 चीजें हैं यहाँ पर, एडिशनल कैपिटल भी है, आपके पास ड्राइंग्स भी हैं, एंड आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी है। हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास प्रॉफिट भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना कैपिटल आपका एडिशनल वाला है, कितना आपका ड्राइंग्स है, और कितना आपका एक्चुअल में प्रॉफिट है। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंप्लीट स्टेटमेंट बनाते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की ना एक प्रॉपरली हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। हमने क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल के साथ कंपेयर करना है। बट क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपके पास मल्टीपल चीजें एडजस्ट हुई हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन जो एडजस्टमेंट्स को आपने किया है इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो आपने देखो, आपने ओपनिंग कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल में आपने क्या किया, एडिशंस को ऐड किया, देन आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आई थी। तो हम क्या करेंगे, अभी एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि हम वापस से ओपनिंग बैलेंस के ऊपर चले जाएं। तो हम क्लोजिंग कैपिटल में क्या करेंगे, जितनी हमने एडिशन की थी उसको हम क्या कर देंगे, एडिशनल कैपिटल को हम माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं, बिकॉज जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल थी, मान लो आपके पास 1 लाख की ओपनिंग कैपिटल थी, आपने उसमें 50,000 की और कैपिटल को ऐड कर दिया, तभी आपके पास क्लोजिंग कैपिटल इंक्रीज होकर आई है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे, सो दैट हम एक्चुअल में कंपेरिजन कर सके कि हमारा एक्चुअल में कितना एडिशन डिलीशन हुआ है ड्यू टू द प्रॉफिट और द लॉस। तो जो जो चीजें आपने ऐड की थी उसको आप लेस कर दोगे, एंड जो ऐसे अपने ड्राइंग्स को लेस किया था उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये दोनों चीजों को करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे अपनी ओपनिंग कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल। तो आप एक तरह से ऐसे मान के चलो कि आपने क्लोजिंग कैपिटल में जो आपने कैपिटल को ऐड किया था उसको आपने माइनस कर दिया, जो आपने ड्राइंग्स को माइनस किया था उसको आपने ऐड कर दिया। तो यहाँ तक आपके पास क्या आ रहा है, नेट क्लोजिंग कैपिटल आ रही है, कि आपकी जो फाइनल क्लोजिंग कैपिटल थी वो कितनी थी। अभी ये जो कैपिटल आई है इसको आप ओपनिंग कैपिटल के साथ कंपेयर करोगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा कि आपका या प्रॉफिट है या फिर लॉस है। अगर आपकी क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ था, अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि आपको लॉस हुआ था, जिसकी वजह से आपकी क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस ओपनिंग कैपिटल से कम हो गया। बस यहाँ पर ना ये जो टॉपिक नंबर 3 है, दैट इज जहां पर आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखना है बाय कैपिटल कंपैरिजन मेथड, नेटवर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड। यहाँ पर ये तीनों
मेथड्स के केस में आपने बस ये 3 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर करना क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपने कंपैरिजन करना है क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल के साथ। बट यहाँ पर आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा कि आपकी कितनी क्लोजिंग है कितनी ओपनिंग है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर आप ओपनिंग क्लोजिंग तो निकाल लोगे, बट ओपनिंग क्लोजिंग में आपकी एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स की भी एडजस्टमेंट हुई है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, उनका जो इफेक्ट है उसको रिवर्स कर देंगे टू फाइंड आउट कि एक्चुअल में हमारा जो इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है ड्यू टू द प्रॉफिट और द लॉस। अभी यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ऐसे आप एक स्टेटमेंट भी बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको डायरेक्टली बोला जाए कि आपने नेटवर्थ मेथड के थ्रू या फिर स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड के थ्रू अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट तो करना है, बट उसको आपने कैपिटल अकाउंट बनाकर कैलकुलेट करना है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज इसको हम लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। अभी यहाँ पर देखो, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो आपका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल, तो ये आपको गिवन होगी। सेकेंडली यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। आपने कितनी एडिशन की है, आपने अगर कैपिटल की एडिशन की होगी तो आप क्या करोगे, देखो अगर आप कैपिटल की एडिशन करते हो तो आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट करके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर आपके क्रेडिट साइड पर ही आएगा बाय बैंक, और जैसे भी आपने किया उसको इंट्रोड्यूस किया है, जैसे आपने गुड्स की फॉर्म में उसको इंट्रोड्यूस किया, जैसे भी आपने उसको इंट्रोड्यूस किया है, आप उस मोड के थ्रू यहाँ पर लिखोगे कि आपकी कैपिटल में इंट्रोडक्शन हुई है। एंड आपकी ड्राइंग्स के थ्रू कैपिटल रिड्यूस होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो आपका जितना भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो या तो प्रॉफिट आएगा या फिर वो लॉस आएगा, दोनों में से एक साइड आएगा। अगर आपके क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट हुआ था, जिसको आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना, तो आप यहाँ पर लिखोगे बाय प्रॉफिट, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। बट अगर आपके डेबिट साइड का बैलेंस कम है तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि आपका लॉस हुआ था, जिसकी वजह से आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आई है, तो यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड लिखोगे। तो क्रेडिट साइड अगर बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो वो प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड आ रही है तो वो लॉस है। बिकॉज जब आपका प्रॉफिट होता है तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, आप कैपिटल में उसको ऐड करते हो, एंड जब आपको लॉस होता है तो आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है, बिकॉज आप उसको क्या करते हो, वहां से माइनस करते हो। डन। तो दिस वाज योर टॉपिक नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना इसके मल्टीपल आपके पास इलस्ट्रेशंस हैं, उन इलस्ट्रेशंस को हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि आपने कैसे इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना है। डन। यहाँ पर आपके पास अभी सबसे पहला है इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में उन्होंने क्या बोला है, राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, हाउएवर ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसने आपको डायरेक्टली बता दिया कि आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, देन आपने ड्यूरिंग द ईयर कितनी ड्राइंग्स की हैं, कितनी आपकी कैपिटल एडेड है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और द लॉस फॉर द ईयर। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल उठानी है। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितने की थी, दैट इज 12,500। इस क्लोजिंग कैपिटल में आप क्या करोगे, जो आपने ड्राइंग्स की थी उसको आपने माइनस किया होगा तो उसको आप ऐड कर दोगे, ड्राइंग्स को आपने ऐड कर देना है, एंड जो अपनी एडिशनल कैपिटल को आपने ऐड किया था उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास नेट बैलेंस आ जाएगा कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितने की है। उसमें आप क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल को कंपेयर करोगे, देन आपके पास क्या आ जाएगा, योर प्रॉफिट और द लॉस फिगर। ऑल्टरनेटिवली इन्होंने कैपिटल अकाउंट भी बनाया है जहां पर, तो आपको दोनों मेथड से पता चल जाएगा, आपको जो मेथड इजी लगता है आप एग्जाम में उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था, आपके पास ड्राइंग्स का बैलेंस था, एडिशनल कैपिटल का बैलेंस था, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, नेट प्रॉफिट। डन। तो दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 1। इससे आपका जो कंसेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किया था वो सारा कंप्लीट हो गया। अभी जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वहां पर हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, आप एक बार इसको ध्यान से देखो, आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट दैट कि जो बैलेंस शीट है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होती है। जब हमने कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए कि हमारा कितना कैपिटल बैलेंस है, इस चीज के लिए हम बैलेंस शीट को बनाते हैं, देन वी कैन से दैट दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। डन। अभी हमारे पास नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में उन्होंने क्या बताया है, दैट राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया था ऑन 1 अप्रैल 2021। उसने इन्वेस्ट किया है 1 लाख, दैट इज देयर ओपनिंग कैपिटल। On 31st March, he has following information available as per the single entry system maintained by him.
उसकी ओपनिंग कैपिटल तो डायरेक्टली गिवन है कि उसके पास 1 लाख की ओपनिंग कैपिटल है, बट क्लोजिंग कैपिटल के लिए उन्होंने बोला कि उसके पास कोई भी डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उसके पास सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन उसने मेंटेन की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है कैश बैलेंस, मतलब कि आपके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस है, आपके पास इन्वेंट्री का बैलेंस है, आपके पास रिसीवेबल का बैलेंस है, डेट इज योर डेटर्स, मशीनरी का अमाउंट बताया गया है, आपने कितना अमाउंट विनोद को पे करना है, डेट इज योर क्रेडिटर, उसका बैलेंस बताया गया। एंड उसके बिना आपके पास लोन है, ड्राइंग्स है, तो आपने क्या करना है, इसके बेसिस पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है फॉर 31 मार्च 2021 टू फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास एसेट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कैश का बैलेंस है, देन इन्वेंट्री का बैलेंस है, रिसीवेबल है, मशीनरी है, ये चारों आपके लिए क्या है, एसेट्स हैं। इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में एसेट कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड उसके बाद आपके पास पेबल टू विनोद, दैट इज योर लाइबिलिटी, दैट इज योर पेबल, बिकॉज आपने विनोद को पे करना है, इसीलिए ये आपके लिए एक क्रेडिटर है, इसकी वजह से इसको हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। एंड उसके बिना आपके पास यहाँ पर लोन गिवन है, ये दोनों आपकी लाइबिलिटीज है। यहाँ पर इन्होंने ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, बट आपको याद होगा कि ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में एडजस्ट करने के बाद ओपनिंग कैपिटल से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपने ड्राइंग्स को स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में रिकॉर्ड नहीं करना, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स आप बनाते हो जो जस्ट टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल और द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल। आपने जब कंपैरिजन करना है कि क्लोजिंग में और ओपनिंग में क्या डिफरेंस है, तब आपने क्या करना है, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल को यूज करना है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो आपका यहाँ पर सैंडरी क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन फ्रॉम बैंक आ गया, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर कैपिटल बैलेंस आया। अभी बिकॉज ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2022 को बनाई गई है, जिसकी वजह से ये जो कैपिटल बैलेंस आया दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल। अभी आपने क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल से कंपेयर करना है, बट यहाँ पर आपके पास ड्राइंग्स भी हैं, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग्स को जब आप रिकॉर्ड करते हो तो अब आप क्या करते हो, कैपिटल में से माइनस करते हो, बट अभी आप क्या करोगे, आपने रिवर्स करना है इफेक्ट को, तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल जहां पर लिखोगे उस क्लोजिंग कैपिटल में आप ड्राइंग्स को ऐड करोगे, तो आपके पास टोटल बैलेंस आ जाएगा कि क्लोजिंग कैपिटल का एक्चुअल में बैलेंस कितना है। उसको आप ओपनिंग कैपिटल के साथ कंपेयर करोगे, देन आपके पास आ जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। एंड अगेन यहाँ पर आप अकाउंट बनाकर भी देख सकते हो, एंड ऐसे आप एक स्टेटमेंट बनाकर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो दैट वाज जो इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिससे आपका कंप्लीट कंसेप्ट जो है वो कवर हो गया। अभी हमारे पास यहाँ पर इन्होंने एक थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स एंड द बैलेंस शीट। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल कि स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स एंड बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाया जाता है प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्टली रिकॉर्डेड अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। मतलब कि अगर आप डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग देखो तो आपने कंप्लीट रिकॉर्ड्स जब नहीं बनाए होते तब आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाते हो, बट जो बैलेंस शीट है दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जब आपने प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं तब आप क्या करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। सेकेंडली, यहाँ पर जो कैपिटल होती है इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स दैट इज जो बैलेंसिंग फिगर, जबकि यहाँ पर कैपिटल जो है वो ड्राइव की जाती है फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट इन द लेजर। मीन्स आप प्रॉपर्ली कैपिटल अकाउंट बनाते हो, वहां से आपको कैपिटल का बैलेंस मिलता है जिसको आप बैलेंस शीट में ऐड करते हो। वहां पर आप कभी भी कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर की तरह रिकॉर्ड नहीं करते, राइट। जबकि स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में हमेशा आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो आएगी दैट विल बी द कैपिटल अकाउंट। देन उसके बाद थर्ड हमारे पास है, since this statement is prepared from incomplete records, it is very difficult to identify record those assets and liabilities if omitted from the books। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपकी कोई मिशन होती है इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स, आपने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एसेट और लाइबिलिटी को स्किप किया है, आपकी ओमिट हो चुकी है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि अगर आपकी कोई अकाउंट स्किप हो गया, आपने कोई एसेट या लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं किया, उस केस में आपका आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, बिकॉज आप सारी की सारी अमाउंट को बैलेंसिंग फिगर में डाल देते हो। बट यहाँ पर इट इज नॉट पॉसिबल, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन, बिकॉज हम क्या करते हैं, सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, एट द एंड हम टोटल्स को कंपेयर करते हैं। अगर आपका टोटल मैच हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने सारी चीजों को रिकॉर्ड किया है। अगर आपने टोटल मैच नहीं होता उस केस में हम बोल सकते हैं कि आपका कोई डिफरेंस है, दैट्स नॉट अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ एनीथिंग। मींस आपके पास अगर कोई डिफरेंस आ रहा है उसको आप किसी भी तरह से बैलेंसिंग फिगर नहीं डालते कोई भी चीज की, आप फाइंड आउट करते हो कि वो डिफरेंस क्यों आया है, ठीक है। इसीलिए इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स जो omissions है उसको ट्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट इन बैलेंस शीट इट इज इजी। Fourth one is basis of valuation. The basis of assets. Valuation of asset is generally done in the arbitrary manner. Therefore, no method of valuation is disclosed.
यहाँ पर हम क्या करते हैं, एस्टिमेट बेसिस पर क्या करते हैं, अपनी एसेट एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि यहाँ पर साइंटिफिक बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। लाइक एसेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए प्रॉपर्ली मेथड्स बताए गए हैं कि आपने कौन सी चीज को कैसे रिकॉर्ड करना है। इसलिए बैलेंस शीट के केस में आप कोई भी एस्टिमेशन ऐसे नहीं लगाते कि हाँ हवा में ही एस्टिमेट लगा दिया कि मेरी ये बिल्डिंग 5 करोड़ की होगी, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर्ली मेथड को डिस्क्लोज करना पड़ता है जिसके बेसिस पर आपने वो वैल्यूएशन 5 करोड़ की डिक्लेयर की है, ठीक है। बट इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स आपका सारा कुछ आर्बिट्ररी होता है, आप सारा कुछ एस्टिमेट बेसिस पर लगाते हो। लास्टली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइंड आउट द कैपिटल फिगर ऑफ द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड। मींस अगर आपने बिगिनिंग की स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाई है तो वहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल मिलेगी। अगर आपने एंड की एट द एंड ऑफ द ईयर स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाया है तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैपिटल आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन। जो बैलेंस शीट है आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स एंड द बैलेंस शीट। एट द एंड जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, जस्ट जो पर्पस है उसको बनाने का वो डिफरेंट होता है। डन। तो दैट्स इट। अभी हमारे पास 3 से 4 इलस्ट्रेशन है बेस्ड ऑन दिस मेथड जिसको हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा ट्रिकी लगे, इसलिए इसको हम मॉड्यूल से ही डिस्कस करेंगे। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा ना कि आपको कोई भी 1% भी डाउट रह सकता है उसको हम हैंड रिटन प्रैक्टिस करेंगे। डन। अभी हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में उन्होंने बताया है कि आपके पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंस दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। तो अगर आपका 21 का बैलेंस है, दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर 2022। तो आपको 2021 का क्लोजिंग दिया हुआ है, 2022 का क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर आपने कंपैरिजन करना है, आप क्या करोगे, 2021 को ओपनिंग मानोगे, 2022 आपका क्लोजिंग बैलेंस है, दोनों में कंपैरिजन करके देखोगे कि आपके कैपिटल में इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है तो वो आपका प्रॉफिट है, अगर डिक्रीज हुआ है तो वो आपका क्या है, लॉस है। अभी यहाँ पर आपके पास मल्टीपल एसेट्स हैं जहां पर आपको बिल्डिंग दिया गया है, फर्नीचर का बैलेंस दिया गया है, बट क्लोजिंग बिल्डिंग एंड फर्नीचर का बैलेंस यहाँ पर मिसिंग है। इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। तो यहाँ पर आपके पास बिल्डिंग का बैलेंस है, फर्नीचर का बैलेंस है, उसके बिना इन्वेंट्री का दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। सैंड्री डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है। इसके बिना आपके पास कैश एट बैंक है, इसका भी आपके पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अवेलेबल है, लोन गिवन है एंड सैंड्री क्रेडिटर्स गिवन है। अभी आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ओपनिंग वाली सारी अवेलेबल है, क्लोजिंग में आपके पास बिल्डिंग एंड फर्नीचर के बैलेंसेस नहीं है, जिसके लिए उन्होंने क्या दिया है, आपको एडजस्टमेंट दी है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है बिल्डिंग को बाय 2.5% पर एनम। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख का, इसके ऊपर आप क्या करोगे, 2.5% पर एनम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आपका जो बैलेंस होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पर देखो आपका 1 लाख बन रहा है, 1 लाख का आपने क्या करना, 2.5% किया, तो यहाँ से आप 2500 माइनस करोगे तो जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज -1 लाख किया, दिस विल बी 97,500। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 97,500। सिमिलरली यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपका जो फर्नीचर है उसको आपने डेप्रिशिएट करना है बाय 10%। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 50,000 में से 5,000 निकालोगे तो आपके पास बैलेंस कितना आ गया, 45,000। तो 45,000 आपके फर्नीचर का क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ से आपके पास फर्नीचर एंड बिल्डिंग का भी क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अभी आपने क्या करना है, प्रॉपरली ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना है, तो आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस आ जाएंगे। बट उसके बिना यहाँ पर ना आपके पास एक और एडजस्टमेंट है, दैट इज अ वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर वाज मैच्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोप्राइटर की है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस है। द अमाउंट ऑफ 40,000 इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। इट मीन्स कि उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो मैच्योर हो गई, एंड जो 40,000 रुपीज उसको अपनी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस से मिला था उसने क्या किया, बिजनेस में ही रिटेन किया। रिटेन करने का मतलब बिजनेस में ही उसको यूज कर लिया। तो एक तरह से अगर आप इसको दूसरे वर्ड्स में लिखोगे, दिस इज योर एडिशनल कैपिटल। एंड प्रोप्राइटर ने 2,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली अपने फैमिली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए अमाउंट विड्रॉ की है। तो इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टास्क क्या है कि हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना है एंड अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे। इन्होंने एक ही स्टेटमेंट ऑफ फेयर में दोनों कॉलम्स ऐड कर दिए, फर्स्ट वन इज ओपनिंग एंड सेकंड वन इज क्लोजिंग। तो आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल थी एंड जो आपने कैलकुलेट की थी, ये अमाउंट्स आपने कैलकुलेट किए थे,
इन दोनों को आपने यहाँ पर लिखा, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल थी, इसको आपने यूज किया, तो आपके पास दोनों ही केसेस में क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गई कैपिटल। अभी ये जो कैपिटल आई है 2,41,200 की, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल बिकॉज दिस इज बिलोंगिंग टू 31 मार्च 2021। एंड ये जो 31 मार्च 2022 की आपके पास कैपिटल आई है, दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। इसको हम यूज करेंगे, दोनों बैलेंसेस को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। बिकॉज यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसमें उन्होंने बोला था कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनानी है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितने की है, 4,40,700, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4,40,700। इसमें आपकी ड्राइंग्स भी हुई थी एज वेल एज आपकी एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हुई थी। अगर बिजनेस में से पैसा निकाला गया है टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब क्या है कि बिजनेस का पैसा था, खर्चे जो हुए हैं वो पर्सनल लाइफ के हुए हैं, उस केस में हम उसको ड्राइंग्स कंसीडर करते हैं। अगर पर्सनल में आपको कोई अमाउंट रिसीव हुई है, आपके पर्सनल लाइफ में कोई अमाउंट आपको रिसीव हुई है एंड उसको आप यूज कर रहे हो टू मीट द बिजनेस एक्सपेंसेस, उस केस में वो आपके लिए क्या है, एडिशनल कैपिटल है। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी 40,000 रुपीज का उनको इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा रिसीव हुआ था जिसको उसने बिजनेस में ही रिटेन किया, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका पर्सनल पैसा था जिसको उसने बिजनेस में यूज किया है, तो बिजनेस के लिए वो क्या है, फ्रेश कैपिटल है, ठीक है। एंड जो उसने 2,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग ड्राइंग्स की हैं, तो 24,000 की उसकी ड्राइंग्स है, ये जो ड्राइंग्स है ये उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके अमाउंट में से ऐड हो जाएगा, बिकॉज इसको हमने पहले माइनस किया था। तो आपके पास टोटल आ जाएगा कि आपका एक्चुअल में क्लोजिंग कैपिटल कितना बन रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, जिसको हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फेयर प्रिपेयर करना है, उसके बेसिस पर आपके पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाते टाइम जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है या फिर जो ड्राइंग्स हुई है उसको आपने स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में एडजस्ट नहीं करना, उसको आपने क्या करना है, बाद में प्रॉपरली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाकर ही उसको कैलकुलेट करना है, राइट। एंड सेकेंडली यहाँ पर उन्होंने इसके लिए अकाउंट भी प्रिपेयर किया। अकाउंट तो बहुत ही सिंपल होता है, सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस आपने कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फेयर, क्लोजिंग कैपिटल आपने स्टेटमेंट ऑफ फेयर से कैलकुलेट कर लिया, 40,000 की एडिशनल कैपिटल थी, 24,000 की उनकी ड्राइंग्स थी, तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। आपको कैपिटल अकाउंट बनाना ज्यादा इजी लगेगा एज कम्पेयर टू स्टेटमेंट, तो ट्राई करना कि जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो उसमें आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही अपने प्रॉफिट को फाइंड आउट करो। डन। एंड लास्ट अभी हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। इससे आपका जो टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड, नेटवर्थ मेथड वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ मिस्टर मोती फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड 2021-22 feels that Mr. Moti has not disclosed the full income। मींस इनकम टैक्स ऑफिसर को लग रहा है कि श्री मोती ने प्रॉपरली इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया। He gives you the following information of the assets and liabilities of Moti from 1st April 2020 to 1st April 2022। 1st April 20 तो लेकर 21 तक एक साल हो गया, 21 से 22 तक 2 साल हो गए। तो उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर 2 साल की उन्होंने क्या किया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1st April 2021 की इन्फॉर्मेशन है, 20 की इन्फॉर्मेशन है, डेट इज द कैश इन हैंड है, इन्वेंट्री है, सैंड्री डेटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वाइफ की ज्वेलरी है, एंड मोतीस ब्रदर को उसने इतने पैसे देने हैं, एंड सैंड्री क्रेडिटर्स हैं। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं ऑन 1st April 2020। एंड सेकेंडली आपके पास 2022 के भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं, दैट इज कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, सैंड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, वाइफ्स ज्वेलरी, लोन टू मोती ब्रदर, एंड लास्टली सैंड्री क्रेडिटर्स। तो आपको 2020 एंड 2022 के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। 2022 का ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि वो 2022 का 31 मार्च का बैलेंस ही वही होगा, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो एज 31 मार्च 2022। बिकॉज अगर आपको 31 मार्च 2022 दिया हो या 1st April 2022 दिया हो, दोनों का बैलेंसेस सेम रहने वाले हैं, तो आप इसको कंसीडर करके चलो कि आपको यहाँ पर 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी गई है, दैट इज ऑन 1st April 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, ड्यूरिंग द दीज 2 ईयर, इन 2 सालों में उसने क्या किया है, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर किया है 4,000 पर मंथ। अभी 2 साल के हैं तो आप देखो आपका 4,000 रुपया एक मंथ का खर्चा है, एक साल में 12 महीने होते हैं, यहाँ पर आपके 2 साल है, तो आपका टोटल जो ड्राइंग्स हो गया डेट विल बी 9600। कैसे निकला, 4000 ये जो है वो 2 साल का है, एंड एक साल में आपके 12 महीने होते हैं, तो आपका टोटल एक्सपेंस कितने का हो गया, 96,000 का।
सिमिलरली द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसने इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर कितनी की है, उसने बोला है कि मेरी 2020-21 में जो इनकम है डेट इज 1,05,000 एंड 21-22 में आपकी उसकी इनकम कितनी थी 1,23,000। तो आप इन दोनों का अगर प्लस करो 1,05,000 प्लस 1,23,000, तो एक तरह से उसने 2 साल में 2,28,000 की इनकम डिक्लेयर की है। हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में उसकी 2 साल की इनकम कितनी है। तो सेम वही चीज आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना है दोनों साल का, जैसे हमने अभी ऑलरेडी बनाकर देखा था इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशंस। हमने क्या किया था, 2 साल का स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाया एंड देन उसको हमने क्या किया, प्रॉफिट कैलकुलेट किया। यहाँ पर भी हमने वही चीज करी, जस्ट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाने की जगह इन्होंने ऐसे कैलकुलेशंस करके दिखा दिया इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो आप इसकी स्टेटमेंट ऑफ फेयर भी बना सकते हो। सिंपली वही चीज की हुई है, सबसे पहले इन्होंने एसेट्स लिखी, उसके बाद इन्होंने लाइबिलिटीज लिखी, देन इनके पास क्या आ गया, कैपिटल आ गया। अभी ये जो कैपिटल है इसको इन्होंने कंसीडर किया एज ओपनिंग कैपिटल दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2020, एंड जो 1 अप्रैल 2022 की है इसको आप कंसीडर कर सकते हो एज 31 मार्च 2022, एंड दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर 96,000 की ड्राइंग्स को ऐड किया, तो इनके पास टोटल क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इसको इन्होंने क्या किया है, इस कैपिटल के साथ ओपनिंग कैपिटल के साथ कंपेयर किया, दैट इज 3,13,000 से इसने कंपेयर किया। तो इनके पास जो प्रॉफिट आया या इनकम आई है दैट इज 3,48,000। हमने यहाँ पर कैलकुलेट कितनी की थी, 3,48,000 की इनके पास इनकम आई है, जबकि उस मोती ने डिक्लेयर कितनी की थी, 2,28,000। ठीक है, तो वही चीज उन्होंने यहाँ पर कंपेयर की है कि जो इन्होंने इनकम अर्न की है एक्चुअल में, जिसकी इनकम अर्नड है दैट इज 3,48,000, जबकि उसने डिक्लेयर कितनी की थी, 2,28,000। तो एक तरह से उसने कितनी इनकम को सप्रेस किया, दैट इज 1,20,000। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें वो बोलते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता है एंड ये सिचुएशन हुई है, तो उस केस में आपने इसका कंक्लूजन जरूर लिख कर आना है कि इनकम टैक्स ऑफिसर की जो कंटेंशन है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने वही चीज लिखी है कि जो मोती की इनकम डिक्लेयर की गई है दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज एक्चुअल में उसने 1,20,000 से अपनी इनकम को क्या किया, सप्रेस किया। तो ऐसे आपने अपने वर्ड्स में क्या करना है, कंक्लूजन जरूर लिख कर आना है अगर आपको ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर वाला कोई क्वेश्चन आता है। बाकी केसेस में आप सिंपली छोड़कर आ सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखी, 3 देखी, जिसमें आप सिर्फ कैलकुलेशंस करके आ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन करके छोड़ सकते हो, आपको कोई भी कंक्लूजन लिखकर आने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ऐसे कोई इलस्ट्रेशन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको स्पेसिफिकली बोला गया है कि स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर कंटेंशन इज करेक्ट, एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग की, वर्किंग से आपने कंपेयर किया कि एक्चुअल में क्या हुआ है एंड एक्चुअल में क्या होना चाहिए था। कंपैरिजन करके आपको पता चल गया कि मोती सही है या इनकम टैक्स ऑफिसर सही है। जो भी पर्सन सही है उसके अकॉर्डिंगली आपने कंक्लूजन में उसको लिख कर आना है। दैट्स इट, दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्निक्स फॉर ऑफ obtaining कंप्लीट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से फाइनल अकाउंट्स प्रॉपर्ली बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनानी है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ तक का जो पोर्शन है उसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने क्या कंप्लीट किया है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन कवर की थी। इंट्रोडक्शन में हमने समझा था कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स थे जो मैंने आपको बोला कि आपने खुद रीड आउट करने हैं। इसके बाद सेकेंडली हमारे पास टॉपिक आया था दैट इज द टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। थर्ड हमने कवर किया स्टेटमेंट ऑफ फेयर, इसको आप याद रख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड। इसमें करना क्या है, इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। उसके बेसिस पर आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, जिसके बेसिस पर आपने क्या करना है, अपने कैपिटल अकाउंट बनाना है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट। एंड यहाँ पर आप स्टेटमेंट भी बना सकते हो, अकाउंट भी बना सकते हो। मुझे अकाउंट थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट लगता है इसलिए मैं अकाउंट को प्रेफर करती हूँ। अगर आपको स्टेटमेंट इजी लगती है देन यू कैन प्रिपेयर द स्टेटमेंट्स एज वेल। डन। तो दैट्स इट, दिस वाज योर लेक्चर नंबर 41। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। बट नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पहले आपने जो ये लेक्चर नंबर 41 में हमने टॉपिक्स डिस्कस किए इसको अच्छे से कंप्लीट करना, रिवाइज करना, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर को देखना। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है या फिर थ्योरेटिकल पार्ट में कोई डाउट है देन यू कैन फ्रीली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।